हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर साइंस विद देशराज सर। हम पढ़ रहे थे कल्टीवेशन ऑफ कैबेज या पत्ता गोभी की खेती। पत्ता गोभी की खेती या कल्टीवेशन ऑफ कैबेज में आपने कैबेज का क्लासिफिकेशन, इम्पोर्टेंस, सॉइल एंड क्लाइमेट, सीड रेट, सीड ट्रीटमेंट, इम्प्रूव्ड वैरायटीज, टाइम ऑफ सोइंग और सोइंग मेथड आदि चीज़ों के बारे में मेरे पिछले वाले वीडियो में आपने पढ़ लिया था। उसके बाद आज हम पढ़ाएंगे आपको कल्टीवेशन ऑफ कैबेज में जो उसके आगे का पोर्शन है। आगे के पोर्शन उसमें मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, वीड कंट्रोल और उसकी उपज क्या होती है। तो आज के लिए आइए बात करते हैं हम कल्टीवेशन ऑफ कैबेज में पत्ता गोभी की खेती में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक, कितना खाद एवं कितने उर्वरक का प्रयोग करते हैं हम इसमें पत्ता गोभी में, या पत्ता गोभी की खेती करने के लिए हमको कितनी मात्रा में खाद या कंपोस्ट का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करना चाहिए, कितनी मात्रा में फास्फोरस तथा पोटास का प्रयोग करना चाहिए, आदि चीजों के बारे में हम आज आपको बताएंगे। तो हम बात करते हैं पत्ता गोभी में मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक। ठीक, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, खाद एवं उर्वरक। इससे पहले वीडियो में आपने बुआई का समय और बुआई की विधियां, बुआई की विधियों में आपने ट्रांसप्लांटिंग भी पढ़ी थी कि रोपाई के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए, लाइन से लाइन की दूरी, और पौधे से पौधे की दूरी कितनी होनी चाहिए, अगेती के लिए कितनी दूरी रखते हैं और पछेती के लिए कितनी रखते हैं। उसके आगे उसी क्रम में आप लिखेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। बुआई की विधियों के बाद अगली हेडिंग होगी मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स या खाद एवं उर्वरक। तो पत्ता गोभी में जो खाद एवं उर्वरक देने की जरूरत होती है कितनी होती है। पहले तो कंपोस्ट या हिंदी में इसको गोबर की खाद कहते हैं, जो कि पत्ता गोभी में कितनी लगती है, लगभग 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। क्योंकि पत्ता गोभी में खाद अधिक चाहती है या खाद अधिक देने की जरूरत पड़ती है, तो पत्ता गोभी में कंपोस्ट या गोबर की खाद 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर। नाइट्रोजन आपको देना होगा 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। फास्फोरस जो रहेगी वो 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तथा पोटास या K2 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मात्रा प्रयोग की जाती है किसमें, पत्ता गोभी में। ठीक, तो पत्ता गोभी में खाद एवं उर्वरक कितना लगेगा। कंपोस्ट या गोबर की खाद आपको 300 से 400 कुंटल प्रति हेक्टेयर देना होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन आप 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और पोटास जो होगा वो 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रयोग कर सकते हैं। कंपोस्ट आप 300 से 400 कुंटल। नाइट्रोजन के लिए चाहे आप यूरिया का प्रयोग करिए, अमोनियम सल्फेट आदि किसी भी चीज से नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हैं। फास्फोरस के लिए सकते हैं, फास्फोरस के लिए डीएपी है, डीएपी से भी आप फास्फोरस की मात्रा दे सकते हैं। इसके अलावा K2O या पोटास को आप म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट से देते हैं। ठीक, खाद एवं उर्वरक देने का तरीका क्या होगा, कैसे हम खाद एवं उर्वरक का प्रयोग करेंगे खेत में। तो उसके लिए क्या करेंगे, खाद एवं उर्वरक देने के लिए जैसे आपको गोबर की खाद प्रयोग करनी है, तो गोबर की खाद देने जब पत्ता गोभी के लिए खेत की तैयारी आप कर रहे होते हैं, खेत की तैयारी करते समय ही रोपाई के लगभग 3 से 4 सप्ताह पहले ही गोबर की खाद की पूरी मात्रा या 300 से 400 कुंटल पर गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में मिला देना चाहिए। इसके अलावा नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा को जुताई के समय ही खेत में मिला देना चाहिए। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा आप बचा लेंगे, जिसको आप रोपाई के बाद टॉप ड्रेसिंग के रूप में 2 से 3 बार में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो खाद एवं उर्वरक देने का तरीका क्या होगा। खाद एवं उर्वरक देने के लिए गोबर की खाद, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस तथा पोटास की पूरी मात्रा जुताई के समय ही खेत में हम मिला देते हैं। नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को पौधे की रोपाई करने के बाद 2 से 3 बार में टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुआ पत्ता गोभी में खाद एवं उर्वरक देना या कितनी मात्रा में प्रयोग करते हैं, किस प्रकार से खाद एवं उर्वरक का हम प्रयोग करते हैं। ठीक,
अब खाद्य एवं उर्वरक के बाद अगला जो हेडिंग आएगी, अगला जो टॉपिक आएगा वो आता है इरिगेशन या सिंचाई। खाद्य एवं उर्वरक के बाद अगला इरिगेशन, इरिगेशन या सिंचाई। ठीक, इरिगेशन या सिंचाई कैसे करेंगे? क्योंकि पत्ता गोभी में नमी की अधिक आवश्यकता होती है, नमी की अधिक आवश्यकता होती है। पत्ता गोभी में नमी की अधिक आवश्यकता होती है। पौधे में लगभग या खेत में नमी होना आवश्यक होता है। इसकी सिंचाई के लिए अगर अगेती फसलें हैं, अगेती किस्मों की आपने रोपाई की है, तो अगेती किस्मों के लिए लगभग 6 से 7 दिन के अंतर पर, अगेती किस्मों की 6 से 7 दिन के अंतर पर, तथा पछेती किस्मों के लिए 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई कर सकते हैं। ठीक, अगेती किस्मों की रोपाई जब आपने की है तो अगेती किस्मों को 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा पछेती किस्मों की 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। जब पत्ता गोभी में कर्ड का फॉर्मेशन या हेड का फॉर्मेशन हो जाता है, हेड बन जाता है और वो जो लगभग लास्ट स्टेज में पहुंचता है, जब पक जाता है या तैयार हो जाता है हेड, उस समय खेत में सिंचाई नहीं करनी चाहिए, नहीं तो फिर जो उसका हेड होगा वो फटने का डर रहता है। ठीक, या उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है। ठीक, इसीलिए सिंचाई जो होगी वो लास्ट समय पर नहीं करनी चाहिए। ठीक, बाकी सिंचाई के लिए नमी खेत में ज्यादा आवश्यकता होती है और अगेती किस्मों को 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा पछेती किस्मों को 10 से 12 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहते हैं। पत्ता गोभी की जब रोपाई करते हैं तो रोपाई के तुरंत बाद हम एक सिंचाई कर देंगे। रोपाई के तुरंत बाद एक सिंचाई कर देने के बाद उसके बाद फिर आप अगेती किस्मों को 6 से 7 दिन के अंतर पर तथा पछेती किस्मों को 10 से 12 दिन के अंतर पर लगातार सिंचाई करते रहते हैं। ठीक, अब हम सिंचाई या इरिगेशन के बाद बात करते हैं वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण। वीड कंट्रोल या हिंदी में खरपतवार नियंत्रण। वीड कंट्रोल या खरपतवार नियंत्रण के लिए क्या करेंगे? 1 से 2 या 2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर कर देते हैं। खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। ठीक, पत्ता गोभी में 2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देते हैं। निराई गुड़ाई करते समय ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा गहरी निराई गुड़ाई हमको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी की जो जड़ें होती हैं वो बहुत अधिक गहराई तक नहीं जाती हैं। इसलिए निराई गुड़ाई करते समय हमें हल्की निराई गुड़ाई या उथली निराई गुड़ाई करने की जरूरत होती है। ज्यादा गहरी निराई गुड़ाई नहीं करते हैं, अदरवाइज कैबेज की जो जड़ें होंगी वो नष्ट हो सकती हैं या उनको नुकसान हो सकता है। ठीक, तो निराई गुड़ाई करने के लिए या खरपतवार नियंत्रण के लिए 2 से 3 निराई गुड़ाई करके खरपतवारों को बाहर निकाल देंगे। इसके अलावा अगर आपने खेत में रोपाई नहीं की है तो रोपाई से पहले ही आप खेत में वीडीसाइड दवाओं का या खरपतवारनाशी दवाओं का प्रयोग करके भी खरपतवारों को रोक सकते हैं या उनका कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, तो खरपतवार नियंत्रण के बाद, खरपतवारों के नियंत्रण के बाद अब हम बात करेंगे प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन, प्लांट प्रोटेक्शन या पादप संरक्षण। पादप संरक्षण, जब आप कल्टीवेशन या कैबेज की खेती कर रहे होते हैं तो जब वो सही तरीके से आपने पूरी खेती की है तो किस किस चीजों से उसको नुकसान हो सकता है उसको हम पढ़ेंगे आप प्लांट प्रोटेक्शन में। तो प्लांट प्रोटेक्शन में आपने इससे पहले भी पढ़ा था। पहला क्या? इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल, और दूसरा डिजीज कंट्रोल। इंसेक्ट कंट्रोल और डिजीज कंट्रोल। पत्ता गोभी में कीट नियंत्रण और रोग नियंत्रण कैसे करते हैं, क्योंकि पत्ता गोभी में बहुत सारे कीट लगते हैं और रोग भी लगते हैं, उनका कंट्रोल कैसे करेंगे? तो इंसेक्ट कंट्रोल आप
आप पत्ता गोभी में कैसे करेंगे, क्योंकि जैसे कीट इंसेक्ट फूल गोभी में लगते हैं वही सेम कीट और वही जो इंसेक्ट होते हैं वो पत्ता गोभी में लगते हैं। जैसे सिम्पटम्स का उसमें करते हैं या जैसे वो उसमें नुकसान पहुंचाते हैं वैसे ही ये इसमें पहुंचाते हैं, क्योंकि दोनों क्रूसीफेरी कुल की ही सब्जियां हैं। तो जो कीट फूल गोभी में लगते हैं वही सेम कीट पत्ता गोभी में भी लगते हैं। कौन कौन से कीट लगे थे फूल गोभी में, जैसे पहला था एफिड्स, दूसरा कैबेज बेववर्म, और मस्टर्ड साफ्लाई आदि। ये सारे कीट आपके फूल गोभी में लगे थे, वही कीट जो होते हैं वो पत्ता गोभी में लगते हैं। तो इनके लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो जो मैंने फूल गोभी प्लांट प्रोटेक्शन बनाया है उसको देखें, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये कीट कैसे ग्रास करते हैं और कैसे उनको नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक, डिजीज कंट्रोल में जो कीट फूल गोभी में लगे वही कीट पत्ता गोभी में लगते हैं, उसी हिसाब से जो रोग फूल गोभी में लगते हैं सेम वही रोग पत्ता गोभी में लगते हैं। जैसे डैम्पिंग ऑफ लगा था, डैम्पिंग ऑफ, या जिसको हिंदी में आग गरम भी कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ लगा था। इसके अलावा जो अगला रोग लगा था वो क्या लगा था, ब्लैक रॉट, क्लब रॉट आदि कई सारे रोग भी पत्ता गोभी में लगते हैं। सेम वही रोग जो फूल गोभी में लगते हैं वही रोग पत्ता गोभी में लगते हैं। तो कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए कैसे कीट लगते हैं, कैसे वो क्रॉप्स को नुकसान पहुंचाते हैं, कौन कौन से रोग लगते हैं, उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, वो कैसे या रोगों के द्वारा फसल को कैसे नुकसान होता है, इन दोनों चीजों के लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो, इससे पहले जो मैंने कल्टीवेशन ऑफ कालीफ्लावर या फूल गोभी की खेती पढ़ाई है उसमें मैंने इनको विस्तार से बताया है। तो इन रोग और इन कीटों के लिए आप मेरा पहला वाला वीडियो जो कल्टीवेशन ऑफ कालीफ्लावर उसमें प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ाया है उसको आप देखें, सेम आपको पता चल जाएगा कि कौन से कीट और कौन से रोग फूल गोभी में लगते हैं। ठीक, तो प्लांट प्रोटेक्शन के बाद या पादप संरक्षण के बाद अब हम बात करते हैं कि पत्ता गोभी की उपज कितनी होती है या यील्ड कितनी होती है। पत्ता गोभी की उपज या यील्ड या उपज। ठीक, तो यील्ड में अगली वैरायटी या अगली किस्मों के लिए अगेती और दूसरा होता है अगेती या पछेती। तो अगेती उपज कितनी होती है, लगभग 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर, और पछेती उपज कितनी होती है, लगभग 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर। ठीक, ये उपज पत्ता गोभी की हमें प्राप्त होती है। अगेती इसमें 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है और पछेती इसमें 250 से 300 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज होती है। क्योंकि अगेती की उपज ज्यादा इसलिए होती है, सॉरी कम इसलिए होती है क्योंकि अगेती किस्मों के समय क्लाइमेट या टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा रहता है, कीट और रोग लगने के भी चांसेस ज्यादा होते हैं, इसलिए उसकी उपज में थोड़ा कमी आती है। और पछेती किस्मों में मौसम अनुकूल आ जाता है, थोड़ा क्लाइमेट और अच्छी हो जाती है, इसलिए इनकी उपज थोड़ा ज्यादा होती है। ठीक, तो पत्ता गोभी की जो खेती है वो उपज या उसकी उपज आपकी हो गई है। आज से आपका ये टॉपिक जो है या कल्टीवेशन ऑफ कैबेज वो समाप्त होता है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।